नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमारी क्विजेस लगातार चल रही थी और आज के क्विज में हम लोग देखेंगे 25 एमसीक्यूज जो कि बेहतरीन क्वालिटी के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 स्लॉट में क्विज होती है, तो एक सुबह वाली एक शाम वाली, आप समझ सकते हैं। चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी और आप एग्जाम तक बहुत अच्छा महसूस करेंगे, ऐसी तो गारंटी। ठीक है, परीक्षा में चयन कराने की गारंटी कोई नहीं देता है। हाँ, हम बेहतर तैयारी करवा सकते हैं, इसका आश्वासन देते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। ठीक, मतलब कोई भी एक बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है या कोई भी क्षेत्र है, उस पर कोई एक आदमी या संस्था जो है वो अपना पूरा कब्जा जमाकर बैठ जाए और किसी और को पनपने ही ना दे, या पनपे तो कुचल दे। तो इस प्रकार का जो माध्यम होता है या तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में आजकल मोनोपोली चल रही, एक बड़ी संस्था जो है या कुछ बड़ी संस्थाएं जो है वो छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं या योग्य व्यक्ति हैं उनको खाती जा रही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य के कार्यपालक अध्यक्ष हैं? तो भारत राज्य यानी इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत देश की बात हो रही है सीधे सीधे। तो उसके कार्यपालक अध्यक्ष कौन होते हैं? देश का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, इसमें भी अभी संदेह नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, पहले गवर्नर के तौर पे अगर पूछा जाता, गवर्नर जनरल और गवर्नर में फर्क है। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध उसके सौजन्य से हुआ था और उसे सफलता प्राप्त होती। लेकिन पहला गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। पहला गवर्नर पूछा जाता तो रॉबर्ट क्लाइव होता। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वें को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील वाला जो क्षेत्र है उससे आप कह सकते हैं। अमेजन के घने जंगल, वर्षावन, ठीक, ब्राजील हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? सह्याद्री जो पर्वतमाला है उसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दक्कन वाले हिस्से में है और ये पश्चिमी घाट के नाम से मूल रूप से जानी जाती है। मतलब पूरा दक्कन ट्रैप या दक्कन प्लेटू है त्रिभुजाकार आकृति का, तो उसमें जो ढलान है समुद्र की तरफ, मतलब ऐसा है ना कि जो भारत का दक्षिणी तिकोना हिस्सा है वो चारों ओर से हिंद महासागर है, तो जो उसका पश्चिमी हिस्सा है उसको हम लोग अरेबियन सी और जो पूर्वी भाग है उसको हम लोग बे ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी। तो दोनों तरफ ढाल है। ठीक है, नदियां जो है वो इन्हीं ढाल का सहारा लेकर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो जो ढलान है उसको घाट के नाम से जानते हैं, जैसे नदियों के घाट होते हैं। तो जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिमी ढलान है, अर्थात पश्चिमी घाट हो गया। अब वो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और जो पूर्व की तरफ है वो पूर्वी घाट हो गया, तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, जीवाणु की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो ये कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे। ठीक, ल्यूवेनहॉक भी आप याद रखते हैं तो सही रहेगा, एंटोनी वॉन याद करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन? मतलब एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का, शरीर में एक जैसी कोशिका नहीं पाई जाती है, कोशिकाओं के भी अलग अलग आकार, प्रकार और कार्य होते हैं। तो एक जैसी कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा होकर एक अंग का निर्माण करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब अंग कहना यहाँ सही नहीं रहेगा, समूह कहें तो ज्यादा बेहतर है। ऊतक होता है।
एक जैसी जो कोशिकाएं होती है ना, जब मिलकर एक जगह गुच्छा बना लेती हैं, समूह बना लेती हैं, तो वो ऊतक बनता है। ऊतकों का जब झुंड इकट्ठा होने लगता है तो उससे अंग बनते हैं। अंग जब कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है और वही मानव शरीर का निर्माण करता है। ये शरीर की प्रक्रिया है। तो कोशिका उसकी सबसे छोटी इकाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, मतलब पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ये आपने बायो में पढ़ के रखा होगा, ठीक है। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, मतलब स्वतंत्र रूप से आपने क्या किया है, एक लकड़ी का टुकड़ा जो है उसको लटका दिया है। स्वतंत्र मतलब उसे कहीं फंसाया नहीं है, दबाया नहीं है, कहीं रखा नहीं है, लटकाया है। तो लटकने का मतलब क्या है कि आप खींचेंगे तो वो हिलता डुलता रहेगा, कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक लोहे की कील लेकर ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप कर पाएंगे? संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि उस ढांचे में कील ठोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा या लगभग असंभव हो जाएगा। तो कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो न्यूटन का थर्ड लॉ यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर अगर आप प्रहार कर रहे हैं तो वस्तु भी आप पर बदले में उतनी ही प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में यानी आपकी ओर करेगी। तो लकड़ी पर आप हथौड़ा चला रहे हैं कील गाड़ने के लिए, तो लकड़ी भी आपको पुश करने के लिए आगे आएगी, तो वो स्थिर होगी ही नहीं, और स्थिर नहीं होगी तो कील कैसे गड़ेगी। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी नहीं है? तो यहां दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है यानी लंबवत होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट। बताइए यहाँ असल में पूछा क्या जा रहा है, इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। उसमें विद्युत का भी गुण पाया जाता है और चुंबकत्व का भी, इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है। तो देखिए इसका ए वाला सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती, यही वाला जो है इसमें परफेक्ट, ठीक है। बाकी जितने हैं वो इसके गुण में आते हैं, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं इसे आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ माध्यम जरूरी नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। कंप्यूटर की जो वॉकेबलरी है या टर्मिनोलॉजी आप कह लीजिए, उसमें बग नाम का वर्ड यूज होता है, BUG बग। तो ये बग असल में क्या होता है, एक वायरस होता है, एक प्रोग्राम होता है। तो वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम ही होता है। अब ये बात अलग है कि उसका काम सुधारना नहीं होता है बल्कि बिगाड़ना होता है। और प्रोग्राम में एक त्रुटि होती है या फिर चुंबकीय डिस्क भंडारण का उपकरण होता है, मतलब मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है। तो देखिए इसका हो जाएगा एन एरर इन प्रोग्राम, मतलब बग जो होते हैं ना वो वायरस जैसे ही होते हैं, समझ रहे हैं। वायरस और बग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ये भी काम बिगाड़ते हैं लेकिन इन्हें बनाया नहीं जाता, ये गलती से बन जाते हैं। मतलब कोई सार्थक प्रोग्राम हम तैयार कर रहे थे और उसमें हल्की सी मिस्टेक हुई, कोई एंड और नॉट गेट जो है वो गलत तरीके से जुड़ गया और उसके बाद वो प्रोग्राम जो है वही डिस्टर्ब हो गया, वो गलत काम करने लगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक बग बन जाएगा। और आपने जानबूझकर एक चीज इजाद की जो कि गलत प्रोग्राम डालने के लिए बनी ही थी, तो उसको वायरस कहेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे आंकड़ा नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कैसा होता है। पीएच प्रवृत्ति जो खून की होती है वो कैसी होती है? तो रक्त जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो बेसिक नेचर होता है ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए या लाइट होना चाहिए? तो ये स्लाइट होना चाहिए, मतलब लाइट होना चाहिए, सीधी बात है। कम क्षारीय होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्षारीय अगर रक्त होगा तो वो भी नुकसानदेह है, संभव नहीं। इसके बाद 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि इन विच सिटी इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, भारतीय वानिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है, ठीक है, उत्तराखंड का जो देहरादून है वहां पे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। यहाँ कहा गया कि जैकरियास जॉनसन, इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? तो इन्होंने माइक्रोस्कोप खोजा था। हालांकि सूक्ष्मदर्शी के भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो कॉमन शुरुआत वाला जो सूक्ष्मदर्शी है वो जॉनसन के द्वारा खोजा गया था। जैकरियास जॉनसन इनका पूरा नाम था। इन्हें आप देख रहे हैं। 16वें को देखिएगा। चूज द करेक्टली मैच ऑप्शन। तो यहाँ उत्सव और राज्य दिया है, मतलब गणगौर है। इसके अलावा आप देख रहे हैं, मतलब इसे पहले से ही मैच किया है या मैच जो नीचे किया है उससे आपको मिलान करना है। तो इसे आप लिस्ट की तरह समझिए, यहाँ मैच नहीं किया है, मतलब आपको पहले से मिलान करके नहीं दिया हुआ है, मिलान करना है। गणगौर है त्योहार के तौर पे, गणेश चतुर्थी है और दुर्गा पूजा है।
और राज्य के नाम में पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, राजस्थान देख रहे हैं और महाराष्ट्र देख रहे हैं। तो दुर्गा पूजा आप जानते हैं कि बंगाल की है। गणगौर और गणेश चतुर्थी कहाँ का है? गणेश पूजा 11 दिन का गणपति महोत्सव महाराष्ट्र, और गणगौर जो है ये राजस्थान का है। राजस्थान के अलावा गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में होता है। तो इसका ए वाला सही, सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 17वां। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश के साथ है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद 18वें को देखते हैं, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद जो है, मतलब शेकिंग मीनार्स वाली जो मॉस्क है वो कहा जाता है इसे। तो ये कहाँ पर, मतलब कौन सी इंडियन सिटी में लोकेट करती है? ये अहमदाबाद में, ठीक है। झूलती मीनारों वाली मस्जिद अहमदाबाद में। संतुलन का अनोखा नमूना है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? लगाइए टिक और आगे बढ़िए, इसमें पूछने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कुछ सॉइल्स के नाम दिए, जैसे मिडो सॉइल है, मतलब जो चारागाह में मिट्टी पाई जाती है, पेडल्फर है, या चेरनोजेम है, या पॉडजॉल है। तो ये पेडल्फर मृदा होती है जिसमें कि एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, अत्यधिक मात्रा होती है, और अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। ठीक, 21वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन इरर। मतलब जो सेंटेंस नीचे दिए है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो एक पार्ट है उसमें इरर है। तो फाइंड द पार्ट और चूज एन ऑप्शन डी। मतलब अगर आप जो नीचे दिए गए विकल्प है उसमें से चुन सकते हैं तो चुनिए, अदरवाइज कोई भी गलत नहीं मिलता है तो जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुन लीजिएगा। तो आइए देखते हैं विकल्प क्या क्या है। यहाँ आप देखिए, ये नीचे सेंटेंस दिए, सेंटेंस थोड़ा ढंग से नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो देखिए जो दिया है ना, इसमें नो सूनर हैड ही फिनिश्ड ऐसा दिया है, और हिज मॉर्निंग वॉक, ये बी वाला सेंटेंस है। ए वाले में क्या दिया है? ये वाला सेंटेंस जो है ये असल में ए है, नंबर ए है। नंबर बी में दिया है हिज मॉर्निंग वॉक, और सी वाले में दिया है व्हेन इट बिगॉन टू रेन, और नो इरर करके जो दिया है ना वो डी वाला है, वो कोई सेंटेंस नहीं है। मतलब अगर आप उसे चुनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं गलती नहीं। तो जरा इसमें देख कर बताइएगा कौन सा सेंटेंस गलत है, गलत तरीके से लिखा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये जो सी वाला है ना, इसमें त्रुटि है। सी का मतलब क्या है? व्हेन इट बिगॉन टू रेन। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां आपने देखा क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइटम और फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम और फ्रेज। लोकोक्ति या मुहावरा दे दिया है, उसका अर्थ आपको तलाशना है। तो यहां दिया है किक द बकेट, मतलब टोकरी को ठोकर मारना। तो अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यहाँ क्या हो सकता है? इससे अच्छे तो हिंदी के मुहावरे होते हैं। खैर, तो यहाँ हो जाएगा टू डाई, ठीक है, मरने की जो स्थिति होती है उसको कहा जाता है किक द बकेट। इसके बाद आगे चलते हैं, लूज द टेम्पर मत समझ लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 जो है ये हिंदी का है। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर 2 बार दे दिया है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, और आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम और गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ, आपने आम भी खाए और गुठली का जो दाम है वो भी आपको वसूल हो गया, ये वाला। और घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब आसपास की चीजें जो है या अपने घर का जो व्यक्ति होता है वो नगण्य मालूम होता है, भले ही कितना योग्य न हो। ठीक, तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ठीक, ये वाला जो है ये कंजूसी को दर्शाने वाली लोकोक्ति या मुहावरा है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, ब्रज भाषा का विकास किसके अपभ्रंश से हुआ है? तो ये शौरसेनी है। शूरसेन एक महाजनपद था, आपने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास पढ़ा होगा, मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। तो वहां ये भाषा बोली जाती थी शौरसेनी के रूप में, और वहीं से फिर ब्रज भाषा के रूप में डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद 25 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का, दुराशा। ये जो दुराशा है ना, इसमें आपको संधि विच्छेद इसका बताना है क्या होगा। संधि पूछता तो ये क्लिष्ट हो जाता, संधि विच्छेद पूछा है, पहचानना आसान है। तो देखिए इसमें जो संधि है यहाँ इस प्रकार से होगी, दु, ठीक है, और उसमें 2 ऐसे विसर्ग लगेंगे और प्लस आशा, ठीक, ये इसका सही रूप होगा। अर्थात यहाँ पर विसर्ग संधि है, जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये जो विसर्ग है ये लुप्त हो जाएगा, उसकी जगह पे र आ जाएगा। तो इसका सी वाला सही। और यहां तक हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है। तब तक के लिए नमस्कार।